कंटिन्यूअस कल्चर और बैच कल्चर। ठीक है, जो बायोरिएक्टर होते हैं, मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर कौन सा होता है? स्टीयर्ड टाइप। ठीक है, स्टीयर्ड टाइप। उसमें भी दो वैरायटी होती हैं, सिंपल स्टीयर्ड और स्पार्जर स्टीयर्ड। बता दिया था आपको मैंने। अब जो बायोरिएक्टर हैं, ठीक है, कोई भी हो, उसमें दो तरीके से कल्चर करते हैं। कल्चर करने का मतलब समझते हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम के समय होस्ट सेल को ग्रो कराया जाता है, मल्टीप्लाई कराया जाता है। होस्ट सेल को न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ रखते हैं और होस्ट सेल क्या करती है? मल्टीप्लाई करती हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, ये कल्चर दो तरीके का है, बैच कल्चर है और कंटिन्यूअस। बैच कल्चर में क्या है? बैच वाइज में, शिफ्ट वाइज में उसको न्यूट्रिएंट मीडियम को होस्ट सेल के साथ ग्रो कराएंगे। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो कौन सा वाला बता सकते हैं? बैच कल्चर का है। जैसे बैच कल्चर में एक बार में जितना न्यूट्रिएंट मीडियम आपको रखना है, जितनी होस्ट सेल रखनी है, सब रख दीजिए। यहां से एंट्री कराते हैं सारी चीजों की। ठीक है, एग्जिट का कोई और जो एग्जिट करना होता है तो एग्जिट एक साथ कराते हैं। एक बार आपने मटेरियल सारा भर दिया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, जो बनना है बन गया, उसके बाद वहां से प्रोडक्ट को निकालेंगे, फिर दोबारा मटेरियल भरेंगे, फिर प्रोडक्ट मिलेगा। और कंटिन्यूअस वाले में क्या है? लगातार चलता रहता है। एक साइड से न्यूट्रिएंट मीडियम भेजेंगे, दूसरी साइड से क्या है? प्रोडक्ट को रिलीज कराते रहेंगे। लगातार न्यूट्रिएंट भेजेंगे और लगातार प्रोडक्ट को रिलीज कराएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इससे प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में मिलता है और इससे प्रोडक्ट कम अमाउंट में। कारण समझ रहे हैं? इससे प्रोडक्ट उतना बढ़िया ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें जो होस्ट सेल हैं वो क्या है? वो जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट मीडियम कितनी देर तक चलेगा? जो आपने न्यूट्रिएंट मीडियम भरा है उसको होस्ट सेल क्या है? खाएंगे, यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। इसके बाद न्यूट्रिएंट मीडियम जब कम पड़ने लगेगा तो क्या होगा? आपने पढ़ा है ग्रोथ जब होती है तो उसमें लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज आ जाती है। स्टेशनरी फेज कब आती है? जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। तो यहां पर न्यूट्रिएंट मीडियम चूंकि लगातार नहीं सप्लाई कराया जा रहा है, इसलिए न्यूट्रिएंट मीडियम कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? कम पड़ने लगेगा, डेफिशिएंट हो जाएगा और होस्ट सेल में मल्टीप्लिकेशन अब नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसको आपको निकालना पड़ेगा, दूसरा मीडियम भरना पड़ेगा। तो ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन यहां पर क्या है? अनलिमिटेड ग्रोथ है। मतलब लगातार सेल क्या करती रहती है? ग्रो करती रहती हैं और सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। लाइन लिखा गया है। किस कल्चर में सेल मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव रहती हैं? तो कंटिन्यूअस में। किस वाले कल्चर में सेल लॉग फेज में ज्यादा समय तक रहती हैं? लॉग फेज में। लॉग फेज समझ रहे हैं ना? एक होती है लॉग लेग, लॉग स्टेशनरी। लॉग फेज का मतलब एक्टिव फेज चल रही है, एक्टिव। ठीक है, अगर ये ग्राफ देखिए इस तरीके से है, ये लैग है और ये क्या है? लॉग है। तो इस वाली स्टेज में सेल जो रहती हैं एक्टिव रहती हैं। वो किस स्टेज में होता है? कंटिन्यूअस कल्चर में आपको देखने को मिलता है। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, दैट इज इन द लॉग फेज। ठीक है, काफी समय तक रहती है लॉग फेज में। तो ये दो टाइप का आपका इसमें कल्चर दिया। और कोई चीज समझना है इसमें? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन बनाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपने डीएनए को कैसे बचाता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का डीएनए अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्यों नहीं कट होता है? जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसने क्या बनाया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दूसरे के डीएनए को काटता है, तो अपना डीएनए ये क्यों नहीं काटता है? क्योंकि खुद भी तो बना रहा है। ये अपने डीएनए अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपना डीएनए क्या कट सकता है? बैक्टीरिया का ये नहीं कट सकता है। बताएंगे कोई? कैसे बचाता? अपने डीएनए को ये बचा लेता है। इसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके डीएनए को कट नहीं करेगा, दूसरे के डीएनए को काटेगा, लेकिन अपना डीएनए नहीं काट पाएगा। कारण समझते हैं? बुक में जो लाइन लिखी गई है कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एंजाइम। जो एक पढ़िए, पेज पलटिए, किसी ने कोई पूछता तक नहीं है कि ये लाइन कहां चली गई। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में शुरुआत में लिखा गया है कि बैक्टीरिया दो तरीके के एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, मिथाइलेज एंजाइम और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम।
समझ में आया? तो बैक्टीरिया जितने जो है वो क्या है, दो टाइप का एंजाइम बनाएंगे, मिथाइलेज और क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, मिथाइलेज क्या करेगा, यही बचाता है। जो बैक्टीरिया है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाते हैं वो अपने डीएनए को कैसे बचाते हैं, इसी मिथाइलेज एंजाइम से। ये मिथाइलेज एंजाइम किसने बनाया, उस बैक्टीरिया ने बनाया जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बना रहा था। अपने मिथाइलेज से अपने डीएनए को क्या है, बचा लेंगे, क्योंकि मिथाइलेज जो है मिथाइल ग्रुप को अटैच कराएगा इसके ऊपर, डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस डीएनए को नहीं काटता है जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं इस चीज को, कैसे काम चलेगा बताइए। बुक में आपके लिखा हुआ है, आप लोग कोई पूछता नहीं है कि इस लाइन का मतलब क्या है कम से कम। हाँ, ऐसे अगर सपना देख रहे हैं तो सपना अधूरा रहेगा, एक चीज जान लीजिएगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो होती है जहां, हाँ पैलिंड, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक को ही तो पकड़ता है, उसी को तो काटता है। तो बैक्टीरिया जो है अपने डीएनए की में जहां जहां पैलिंड्रोमिक रहती है उस पर मिथाइल ग्रुप को अटैच करा देगा, और फिर जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उससे बाइंड नहीं करेगा, और बाइंड नहीं करेगा तो कट नहीं करेगा, ऐसे बचाता है। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अगेंस्ट में अपने डीएनए को क्या कर लेना, मॉडिफाइड कर लेना, चेंज कर लेना मिथाइलेशन प्रोसेस से। ठीक है, बड़े सुस्त रहते हैं, इतनी सुस्ती मत लाइए। देखिए नोट कर लीजिएगा, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स इट्स ओन डीएनए, अपने डीएनए को बचाता है, कैसे, बाय रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, इस सिस्टम में होता क्या है, क्या होता है इस सिस्टम में, इसमें क्या है, बैक्टीरिया जो है, ठीक है मैं यही लिख दे रहा हूं, ये क्या करेगा, ये मिथाइलेज एंजाइम बनाएगा, मिथाइलेज एंजाइम बनाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बनाता है मिथाइलेज, ये क्या करेगा, ऐड करेगा मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा। ठीक है, ग्रुप टू ओन डीएनए, अपने डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप को जोड़ देगा, जिससे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, नॉट कट, वो कट नहीं करेगा। ठीक है, जीनोम ऑफ बैक्टीरिया, तो इस तरीके से वो बच जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे चैप्टर पर बढ़ जाएं, इस चैप्टर में कोई और चीज समस्या हो तो बताइए। हाँ, क्लोनिंग वेक्टर्स में क्या चीज समझनी है बताइए। हम आपसे बार बार कहते हैं पूरा टॉपिक तो समझाना, फिर हमको पूरा एक सिरे से बताना पड़ेगा। PBr322 का फिगर समझा दें। देखिए PBr322 एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है जिसको डेवलप कराया गया था। कैसे, ये कहीं से निकाला नहीं गया है, लैब में बनाया गया है। कैसे, कई प्लाज्मिड के टुकड़ों को जोड़ करके कई प्लाज्मिड निकाले गए अलग अलग बैक्टीरिया से, और उनसे क्या है, अलग अलग फ्रेगमेंट, अलग अलग टुकड़े प्लाज्मिड के, जैसे ये प्लाज्मिड, ये इससे थोड़ा सा पार्ट जोड़ा गया, इससे पार्ट जोड़ा गया, इससे, तो कई प्लाज्मिड के पार्ट जोड़ करके आर्टिफिशियली वेक्टर बनाया गया। इसको बोलते हैं PBr322। PBr322 क्यों बोला जाता है, प्लाज्मिड, पी का मतलब प्लाज्मिड, बी से बोलीवर, आर से रॉड्रिक्विज, दो साइंटिस्टों ने बनाया था, बोलीवर एंड रॉड्रिक्विज। 322 क्या है, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, किस सीक्वेंस में किस नंबर का प्लाज्मिड था, ये सीक्वेंस बताता है किस नंबर का प्लाज्मिड था। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें आपके यहां पर एक साइट होती है, तो साइट को बोलते हैं ORI। ORI क्या करती है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, यहां से कॉपी नंबर कंट्रोल होता है, कितनी कॉपी बनेगी इसकी ये डिसाइड करेगा। यहां एक सेगमेंट है ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, क्योंकि ये प्लाज्मिड ही रेप्लिकेट करेगा तो इसको कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। वो प्रोटीन कहां से बन के आएगी, वो प्रोटीन यहां से बनती है, इस सेगमेंट से।
ठीक है, जैसे डीएनए से डीएनए बनाना है तो कुछ एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ा आपने हेलिकेज, ये सारी दुनिया भर के एंजाइम, वही ये प्रोटीन एंजाइम ही हैं। तो वो कहां से बन रहे हैं? यहां से। ठीक, इसके बाद में यहां एक सेगमेंट आपको दिख रहा होगा, ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, है ना, और ये पार्ट क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। मतलब इतना हिस्सा प्लाज्मिड का जो है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर को शो कर रहा है। ये प्लाज्मिड जहां जहां जाएगा उन सब में एम्पिसिलिन के लिए और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब ये दोनों एंटीबायोटिक, दो एंटीबायोटिक इसके ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा, रेजिस्टेंस क्षमता है। इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में दो एंटीबायोटिक, दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट लगी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? PEST1 और PBO, क्या सेकंड की फर्स्ट है, सेकंड उधर है, ठीक है, PBO फर्स्ट हो गया। इसके बाद में टेट्रासाइक्लिन में है आपका BAMH1 और साल1 SAL1, ठीक है। साल1 का पूरा नाम सेरेसिया अल्बस, S से सेरेसिया, A से AL से अल्बस। ये एक बैक्टीरिया है जहां से निकाला गया था ये एंजाइम, सेरेसिया अल्बस से। BAMH1 का पूरा नाम बेसिलस एमाइलोक्यूफिकेंस, ठीक है, बेसिलस एमाइलोक्यूफिकेंस, BAMH1, ठीक। और PST1 हो गया PBU। इसके बाद में यहाँ EcoR1 का साइट होता है, यहाँ CLA1 और यहाँ पर हिंड कौन सा वाला है? थर्ड का साइट होता है। और यहाँ पर एक है PBU फर्स्ट यहाँ पर है, PBU सेकंड यहाँ पर है, ठीक है। इतनी आपको याद रखना। 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, 8 है ना, इसलिए कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है? 2 इसमें, 2 इसमें, 4 और 4 और 3 7, तो एक 8। ये भी पूछा जाता है कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है? 8। कितनी क्लोनिंग साइट है इसमें बताइए? इसमें कितनी क्लोनिंग साइट लगी हुई हैं? ना, क्लोनिंग साइट 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है। क्लोनिंग साइट कितनी है? 8। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट को ही तो बोलते हैं क्लोनिंग साइट। वहीं पर जो जीन को क्लोन करा सकते हैं। हाँ, अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे तो यहीं पर तो जीन को लेके आएंगे, जहां से कटेगा वहीं जुड़ेगा डीएनए, बाहर वाला डीएनए वहीं जुड़ेगा जहां ये कटेगा सेगमेंट। तो जहां जहां साइट है वहां वहां से हो सकता है। तो 8 क्लोनिंग साइट है। कितनी रिकॉग्निशन साइट है? 8, क्योंकि क्लोनिंग साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्निशन साइट सब एक ही चीज होती है, ठीक है। 8 है इसमें। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिनकी साइट है। ये भी ध्यान रखना है कि कितने एंजाइम की साइट एंटीबायोटिक के अंदर है। तो 4 एंजाइम की साइट है जो एंटीबायोटिक के अंदर है, 1 2 3 4। एम्पिसिलिन में कितनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है? 2। टेट्रासाइक्लिन में कितनी है? 2 है। ये सारी चीजें छोटी छोटी ध्यान रखनी है। कौन सी साइट है जो रिस्ट्रिक्शन, जो कि एंटीबायोटिक से बाहर है? तो बाहर वाली ये है। 3 1 4 साइट ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक के अंदर नहीं है। उसमें समझ में आ रहा है? और कोई चीज समझनी है इसमें? और एक प्लाज्मिड होता है PUC8 प्लाज्मिड, PUC8। PUC8 का फुल फॉर्म बता दो। इसमें खासियत क्या है जो इसमें नहीं है उसमें है? प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया प्लाज्मिड, 8 सीक्वेंस नंबर है उसकी, ठीक है। समझ में आया? इसमें क्या खासियत है? इसमें लेक जेड जीन होती है। कौन सी वाली? लेक जेड जीन इसके अंदर होती है, वो वहां नहीं है। सिलेक्शन ये अच्छा है कि वो अच्छा है? अगर सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सिलेक्शन कराना है आपको रिकॉम्बिनेंट का, कौन सा वाला अच्छा माना जाता है सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? ये वाला, क्योंकि लेफ्ट जेड से सिलेक्शन कराना बहुत आसान है और एंटीबायोटिक से सिलेक्शन कराना बड़ा कठिन काम है, ठीक है। बताया था सर ना, क्यों कठिन काम है? क्योंकि 2 अलग अलग प्लेट आपको बनानी पड़ेगी, एक एम्पिसिलिन की, एक टेट्रासाइक्लिन की। और यहाँ एक ही बार में, एक ही प्लेट में सारा काम हो जाएगा। एक बार में आपको रिजल्ट आ जाएगा कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया, ठीक है। और कोई चीज बताइए।
कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अगले चैप्टर का एप्लीकेशन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखिए मैंने कहा था, इसलिए आप इसको अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। जो लाइन है, इसको लाइनों को समझिए, इसकी जो क्या कहता है, वो तो पढ़ते नहीं है। कोई बात नहीं है, आगे चैप्टर पे बढ़ जाए। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में जो आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। कहां कहां प्रयोग की जाती है बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए शुरुआत में पहले पैराग्राफ में जो कुछ लिखे हैं वो क्या लिखे हैं। शुरुआत में ये बताया इन्होंने, अभी तक आपको केवल यही पता है, जो लिखा मैं वही बोल रहा हूं, ठीक है। अभी तक आपको यही जानकारी है कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आपने क्या पढ़ा है। आप ये जानते हैं कोई प्रोटीन बना लीजिए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना लीजिए ह्यूमन के फायदे के लिए, यही तो तब सीमित है ना, और कोई जानकारी नहीं है अभी तक ना कि और भी एप्लीकेशन है। नहीं, पिछले चैप्टर को पढ़ के केवल यही आइडिया लगा है कि बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, कोई जीन है उसको क्लोन कराया और बैक्टीरिया में कराया, प्लांट एनिमल में ले गए तो कोई प्रोडक्ट बना लिया, यही एप्लीकेशन है, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में। लेकिन इसके अलावा भी और एप्लीकेशन है, ठीक है। और एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल में है, ठीक है, मेडिकल में एप्लीकेशन है। मेडिकल फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में, देखिए इससे हम थेरेपेटिक्स एजेंट बना सकते हैं, थेरेपेटिक्स एजेंट्स। थेरेपेटिक एजेंट जानते हैं क्या होता है, ट्रीटमेंट, इलाज करने वाली जो चीजें हैं जिससे ट्रीटमेंट किया जाता है वो बना सकते हैं। अब किस किस चीज से ट्रीटमेंट हो सकता है, ये ट्रीटमेंट, तो जैसे आपने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन से डायबिटीज को ठीक कर सकते, मतलब कंट्रोल में रख सकते हैं ना, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं, वो इसमें आएगा थेरेपेटिक एजेंट में। और भी ऐसी जो मेडिसिन बनाई गई हैं बायोटेक्नोलॉजी से, जो भी चीजें बनाई गई हैं जिनका मेडिकल में इलाज के तौर पर कोई प्रयोग है, उनको बोलते हैं थेरेपेटिक्स एजेंट। और क्या मेडिकल में एप्लीकेशन है, जीन थेरेपी पढ़ेंगे आप, जीन थेरेपी। अगर कोई जीन खराब है तो उसको सही किया जा सकता है, लेकिन सारी जीन को नहीं सही कर सकते, एक को ठीक किया गया है वो आपको समझा देंगे। तो जीन का ट्रीटमेंट करना बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा एप्लीकेशन है, खराब जीन को सही कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, वैक्सीन बना सकते हैं। वैक्सीन कौन सी, वो डीएनए वैक्सीन, ठीक है। तो डीएनए वैक्सीन जो बनती है वो भी क्या है, मेडिकल फील्ड में एप्लीकेशन। ये दवाई वाला हो गया, सब चिकित्सा वाला। और क्या है इसके अलावा, एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी कुछ एप्लीकेशन है खेती से संबंधित। वो क्या है, इसमें हम जीएम प्लांट्स बनाते हैं। जीएम प्लांट्स क्या है, ऐसे प्लांट जिनका जीन मॉडिफाइड कर दिया गया है, उनको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब ये किस मकसद से बनाए गए वो अभी आगे समझ लेंगे हम लोग, कि एग्रीकल्चर में प्लांट को क्यों जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, क्या मकसद होता है, वो हम समझेंगे डिटेल में, ठीक। और एप्लीकेशन कहां कहां है, और आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण में इसका कुछ प्रयोग है, इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ एप्लीकेशन है, इन्वायरमेंटल, ठीक है। टू रिमूव पॉल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम प्रदूषण को भी घटा सकते हैं। प्रदूषण को कैसे, एक इसी को बोलते हैं बायोरिमिडिएशन। बायोरिमिडिएशन, बायोरिमिडिएशन लिखा, देखिए शुरुआत में सब टर्म लिखे हैं। बायोरिमिडिएशन का मतलब क्या है, जैसे समुद्र में जब जहाज जाते हैं तो वहां से जहाज से, पानी के जहाज शिप से ऑयल लीक अगर हो गया, मान लीजिए ऑयल, तो ऑयल पूरे समुद्र में फैल जाता है। उसका नुकसान ये होता है कि मछलियां जो होती हैं, क्योंकि ऑयल जब फैल जाएगा पानी पे तो ऑक्सीजन बाहर से जो है इंटर करनी चाहिए पानी में, वो कम करेगी। तो ऑक्सीजन जब घट जाती है पानी में तो मछलियां मरने लगती हैं। तो उस ऑयल को खत्म करने के लिए एक साइंटिस्ट थे आनंद मोहन चक्रवर्ती, उन्होंने एक बैक्टीरिया बनाया था, बैक्टीरिया, ठीक है। उसमें जीन को चेंज किया था उन्होंने। बैक्टीरिया कैसे बनाया, बैक्टीरिया नॉर्मल में जीन को चेंज कर दिया, ठीक है, मॉडिफाइड किया, उसको बोलते हैं सुपर बग,
क्या बोलते हैं, सुपर बग। वो क्या करता है, ऑयल ईटिंग बग है, वो तेल को खाता है। तो पॉल्यूशन को घटा कि नहीं घटा, उससे एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया बायोटेक्नोलॉजी से जो क्या है, पॉल्यूशन को घटा देता है ओशियन में, समुद्र में। ठीक, इसको यहीं लिख लीजिए क्योंकि ये आगे नहीं समझना है इसको हमको, ये तो हम आगे भी समझेंगे, ये आगे। तो बायो रेडिएशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द पॉल्यूशन। कैसे, बाय सुपर बग। सुपर बग एक बग है, ये ऑयल ईटिंग बग है, ऑयल ईटिंग बग होता है। ठीक है, किसने बनाया, बाई एम चक्रवर्ती, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने ये सुपर बग बनाया था। गंगा प्रोजेक्ट में क्या चीज, जैसे नहीं कर सकते हैं प्रयोग, जैसे ऑयल को ये ईट करता है। जो आप कह रहे हैं कि गंगा के वाटर में बैक्टीरियोफाज रहता है, वो बैक्टीरिया को अटैक करता है। बैक्टीरिया, गंगा का पानी में कभी इंफेक्शन नहीं होता, खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफाज वायरस रहता है जो बैक्टीरिया को खाता रहता है। ठीक है, तो सुपर ऑयल ईटिंग बग कहाँ है, एन सी, समुद्र के लिए था। ठीक है, आगे देखिए, एनर्जी प्रोडक्शन। अगला क्या है, एनर्जी बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, कैसे, बायोगैस इसका एप्लीकेशन उदाहरण है। बायोगैस में बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जो बायोगैस प्लांट होते हैं, बायोगैस प्लांट, उसमें क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अगला है, इसी पॉल्यूशन में ही देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट सबको पता है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, गंदे पानी को साफ किया जाता है, नाले का जो पानी होता है उसको साफ करके नदी में वापस भेज देते हैं, ये सीवेज ट्रीटमेंट। एक बहुत बड़ा प्लांट होता है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। ये कहाँ पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर में कैसे किया जाता है, तो इसका भी एप्लीकेशन है। और कोई दिया हुआ है, हाँ, प्रोसेस्ड फूड, खाने वाले जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें भी एग्रीकल्चर, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का है। प्रोसेस्ड फूड बना सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड भी बनाए जाते हैं इससे। अब जैसे प्रोसेस फूड्स का एग्जांपल जानना है, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंगल सेल प्रोटीन होती है, माइक्रोब्स बनाते हैं एक प्रोटीन, उसको खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है वो ये चीज है। यहां तक ये हो गया। अब देखिए इसके बाद में एक लिखा हुआ है, कितने रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी में। आपके 3 मेन रिसर्च एरिया हैं, उनको समझ लीजिए। इसके बाद है हेडिंग 3 मेन या क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट है रिसर्च एरिया, रिसर्च एरिया इन बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी में 3 एरिया ऐसे हैं जहां पर रिसर्च करने की अभी भी जरूरत है, जहां पर रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है। वो 3 एरिया कौन कौन से हैं, अगर बायोटेक्नोलॉजी में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो हम होस्ट सेल ले रहे हैं, क्या लेते हैं बताइए, होस्ट सेल लेते हैं ना, उसी में तो जीन को ट्रांसफर करते हैं। और जब ट्रांसफर करते हैं जीन को, तो कुछ एंजाइम का भी तो सहारा लिया जाता है, क्योंकि डीएनए लाइगेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। लाइगेज चाहिए ना जोड़ने के लिए वेक्टर के साथ में। ठीक है, तो ये जो एंजाइम यूज किए जाते हैं या जितनी होस्ट सेल ली जाती हैं, ये सब क्या है, कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में जो जहां मेन जरूरत है अभी काम करने की, वो पहला एरिया क्या है, वो पहला एरिया है कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट। अगर साइंटिस्ट बहुत बढ़िया कैटलिस्ट उपलब्ध करा दें, लिख लीजिएगा, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट, बेस्ट कैटलिस्ट। अगर साइंटिस्ट जो है
अच्छा कैटलिस्ट उपलब्ध करा दें तो ज्यादा अमाउंट में क्या है हमको प्रोडक्ट मिलेगा और अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी से। वो कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं, तो उसमें लिखा है कि कैटलिस्ट मे बी इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में हो सकते हैं, वो तो या तो माइक्रोब के रूप में हो सकते हैं या कोई होस्ट सेल हो सकती है जहां आप इनको क्लोन कराते हैं, ठीक है, और या फिर क्या है कोई एंजाइम या प्रोटीन हो सकता है, वो प्रोटीन या कोई एंजाइम। इनमें भी सुधार करने की जरूरत है, इनमें भी सुधार करने की जरूरत है। ये रिसर्च एरिया है जहां पर अभी हमको इंप्रूवमेंट और करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा रिसर्च का एरिया और क्या है कि साइंटिस्ट वहां रिसर्च कर सकते हैं अभी बायोटेक्नोलॉजी में और क्या क्या जरूरत है करने की। तो और लिखा है कि क्रिएटिंग द ऑप्टिमल कंडीशन, हमको जो बायोरिएक्टर हम लोग प्रयोग करते हैं बायोरिएक्टर, वो अच्छी क्वालिटी का भी होना चाहिए, उसमें भी सुधार कर सकते हैं। भी बायोरिएक्टर में भी क्या है, नया नया इनोवेशन किया जा सकता है, उसमें भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है, उस पर भी रिसर्च अभी बाकी हो सकता है। तो दूसरा है यूज ऑफ बायोरिएक्टर, जो बेस्ट बायोरिएक्टर लिखेंगे, बेस्ट क्वालिटी ऑफ बायोरिएक्टर बनाने की जरूरत है हमको, ताकि क्या है प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल कंडीशन, जिससे कंडीशन जो होती है बायोरिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, वो परिस्थिति जनरेट करा देते हैं, बढ़िया अच्छा खासा न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, होस्ट सेल डाल दिया, टेम्परेचर बढ़िया वाला लगा दिया, पीएच सेट कर दिया, तो सारी वो कंडीशन बढ़िया वाली कर देते हैं जिससे प्रोडक्ट अच्छा बनता है। तो उसमें भी सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। जितना चीज चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में सब में सुधार की जरूरत है। तीसरा क्या है, अच्छी खासी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कराइए। तीसरा क्या है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इंप्रूवमेंट इन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जानते हैं क्या है, ये बताया था आपको। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो लास्ट में टेस्टिंग करते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं जो आपने बनाया है बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, उसके बाद तब मार्केट में भेजा जाता है, ठीक। तो उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। जितनी कंपनियां होती हैं जिसकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग यूनिट बढ़िया होती है तो मार्केट में उतना बढ़िया सामान बना के भेजती हैं, जिसकी ये वाली यूनिट खराब होती है वो लाख बढ़िया सामान बना ले, पता लगा आपने क्वालिटी ही टेस्ट नहीं किया, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए बीच में, तो क्वालिटी टेस्ट करना बहुत जरूरी है उसकी, ठीक है। ये वाला यूनिट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इसी पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो इसमें भी अभी सुधार करने की जरूरत है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है इस टॉपिक पे, कि 3 मेन एरिया है जहां पर हमको इंप्रूवमेंट की अभी जरूरत है। अब बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन समझना है, ठीक है। तो हम समझेंगे एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, पहले पुराने समय की देख लीजिए, ठीक है, अभी एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है। एग्रीकल्चर में क्या क्या पहले होता था, तो एग्रीकल्चर में हम लोग अगर मान लीजिए प्रोडक्ट आपको बढ़िया बनाना है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन में सुधार करना है, फूड प्रोडक्शन में क्या करना है, सुधार करना है कि फसल अच्छी हो, हमारी फसल अच्छी होगी तो ज्यादा भोजन बनेगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरत क्या है, इंप्रूवमेंट इन फूड, इंप्रूवमेंट इन, यहां पर लिखेंगे कि जो मेन एरिया में समझाता हूं, मेन एरिया कौन से हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। इंप्रूवमेंट कैसे हुआ, तो पहला है यूज ऑफ, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, एग्रोकेमिकल्स का प्रयोग करते हैं। पहले के समय से आज तक एग्रीकल्चर में हम लोग पेस्टिसाइड मिलाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर मिलाते हैं, दवाइयां छिड़कते हैं, खाद मिलाते हैं, वो सब केमिकल वाली होती है, ठीक। तो उसका एग्रीकल्चर में केमिकल का प्रयोग करना क्या है, एग्रोकेमिकल।
तो पुराने समय से अगर कहा जाए कि पहले की खेती किस पर आधारित थी, तो ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर हमारी है पुरानी वाली, वो एग्रोकेमिकल बेस्ड है। तो ये लिखा होगा, देखिए एग्रीकल्चर कैसी है, एग्रोकेमिकल बेस्ड थी, आज भी है। वो मतलब एग्रीकल्चर में हम लोग केमिकल का सहारा लेते थे पहले, ठीक है। तो एग्रोकेमिकल का यूज करना मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर का प्रयोग करना, फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड छिड़कना, ये क्या है, एग्रोकेमिकल का प्रयोग। तो एग्रीकल्चर में एक काम तो हम लोग ये करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और सुधार हुआ एग्रीकल्चर में, तो ऑर्गेनिक खेती की जाने लगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, केमिकल रहित खेती होती है, केमिकल का सहारा नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो कैसे पैदावार बढ़ेगी, आपको खाद मिलानी है तो या तो गोबर वाली खाद कंपोस्ट मिलाइए, और या तो बायो फर्टिलाइजर मिलाइए। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब क्या है, बैक्टीरिया है। तो ये आते हैं, इनको स्प्रे कर दिया जाता है पानी में मिला करके, ठीक है। और इंसेक्ट को मारने के लिए बायो इंसेक्टिसाइड का सहारा लिया जाता है। मतलब आप कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, आप माइक्रोब को यूज करेंगे, चाहे पैदावार बढ़ानी है आपको एग्रीकल्चर, आप फर्टिलाइजर के तौर पर, या फिर आप इंसेक्ट को मारने के लिए क्या यूज करेंगे, माइक्रोब, ठीक। तो यहां दूसरा आया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग आया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या यूज किया जाने लगा, इसमें आपके बायो फर्टिलाइजर यूज किए जाने लगे, ये केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। और दूसरा है बायो इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। अभी आप बीटी बैक्टीरिया पढ़ेंगे, बीटी बैक्टीरिया जो है वो बायो इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, कीड़ों का बायो पेस्टिसाइड है, समझ में आ रहा है। तो देखिए बताइए। तीसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर। तीन तरीके की एग्रीकल्चर होती है। तीसरा कौन सा है, जेनेटिकली बेस्ड एग्रीकल्चर। तो तीन तरीके से एग्रीकल्चर है, एग्रोकेमिकल बेस्ड है, केमिकल पर आधारित खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, वहां केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। और तीसरा है कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग से हम ऐसा प्लांट बना ले जाएं जिसमें ना तो हमको ये सब प्रयोग ही ना करना पड़े, ये सारी चीजों को यूज ही ना करना पड़े, ना तो फर्टिलाइजर का ना ऐसा कुछ यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्लांट का आप क्या करेंगे, जीन ही मॉडिफाइड कर दीजिए, इसी को समझना है, जेनेटिकली बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या कह रहे थे तुम बताइए। हाँ सिलोटोरिया, हाँ हाँ हाँ। सॉइल की फर्टिलिटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। दो तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक सिम्बायोटिक है, नॉन सिम्बायोटिक होता है। कुछ बैक्टीरिया फ्री लिविंग में करते, कुछ बैक्टीरिया प्लांट के अंदर जाके करते हैं। तो तीन तरीके की एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये नई वाली है, ये ट्रेडिशनल है, ये दोनों ट्रेडिशनल पारंपरिक है, ये भी थोड़ा सा एडवांस है लेकिन ये ट्रेडिशनल वाली है, ठीक है। अब थोड़ी सी कहानी दी हुई है, ग्रीन रिवॉल्यूशन समझिए पहले, ठीक है। तो हेडिंग है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। मिड 1960 की बात है। कब की बात है, मिड 1960, 1960 ईस्वी में मिड की बात है, ठीक है। अच्छा, फादर, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है हरित क्रांति, ठीक है। पहले इसके फादर समझ लीजिए। अगर कहा जाए इसके फादर कौन है, तो फादर बता सकते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है। इंडिया के अलग हैं और इंटरनेशनल लेवल पर अलग हैं। इंटरनेशनल लेवल पर मैक्सिको के एक साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। वो इंटरनेशनल हैं, ठीक है, फादर हैं। और हमारे इंडियन फादर कौन है, एमएस स्वामीनाथन। यहां पर फादर में आप बोलेंगे कि नॉर्मन
इबोरलॉग, ये मैक्सिको के हैं, ठीक है। और आपके यस स्वामीनाथन, ये आपके इंडियन फादर हैं, इंडिया के हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। समझ में आया? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? जब 1960 में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, बहुत तेजी से, ठीक है, तो उस समय क्या है कि जो हम पारंपरिक खेती करते थे उससे लोगों का मतलब पेट नहीं भरता था, ठीक है, अनाज कम पड़ रहा था, पॉपुलेशन तेज बढ़ रही थी, हमारे मतलब एग्रीकल्चर में कोई ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। तो ये साइंटिस्टों ने क्या किया, एक हरित क्रांति लाया, उसमें प्लांट की नई वैरायटी को उन्होंने डेवलप कराया। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या, न्यू वैरायटी डेवलप कराया, न्यू वैरायटीज डेवलप कराई गई, डेवलप, ठीक है। किस किस की नई नई वैरायटी, व्हीट और राइस, क्योंकि मेन फूड क्या होता है, व्हीट और राइस, तो व्हीट और राइस की नई वैरायटीज को डेवलप कराया गया ताकि क्या हो जाए, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, फूड प्रोडक्शन क्या हो जाए, वो आपका इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो नई वैरायटीज को उन्होंने डेवलप कराया जिससे क्या है, फूड प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा सफल रहा था, ठीक है, ये क्या है, इसको सक्सेस मिली थी, फूड प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना हमको चाहिए था। इसमें पैराग्राफ में पढ़ेंगे, दो चीजों को बताया इसने कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, सक्सेस था। तो सक्सेस तो हुआ, लेकिन इसका रीजन क्या था, सक्सेस होने का रीजन क्या है, क्या खास बात थी जिसकी वजह से ये सफल हुआ। पहला रीजन इसका है कि इसमें न्यू वैरायटीज को डेवलप कराया गया, न्यू वैरायटीज को डेवलप कराया गया, प्लांट की नई नई वैरायटी बनाई गई। सोचिए कैसे बनाई गई होंगी, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, क्योंकि उसमें बायोटेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं की जाती थी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन से कैसे कराया गया, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझते हैं, एमस्कुलेशन, बैगिंग, जो मेंडल वाले समय में था, ठीक है, एमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक से अच्छी वैरायटी का पॉलन ग्रेन कहीं ले जाकर के डस्ट कर दिया और नई वैरायटी बना ली। दूसरा क्या है, बेटर एग्रोकेमिकल्स यूज किए गए, एग्रोकेमिकल्स, अच्छे वैरायटी के फर्टिलाइजर यूज किए गए। अच्छी वैरायटी का क्या है, इंसेक्टिसाइड यूज किया गया ताकि पैदावार बढ़ जाए। और तीसरा है बेस्ट मैनेजमेंट किया गया, मैंने इसको नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिसेस, आपने एक चैप्टर हट गया है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट हटा हुआ ना, उसमें एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक है, उसमें बताया था अगर डेयरी फार्म में आप चाहते हैं कि हमको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो गाय और जानवरों को जहां पाला जाता है डेयरी फार्म में, वहां पर मैनेजमेंट आपको बढ़िया करना पड़ेगा, ठीक है, मैनेजमेंट, क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसमें मैनेजमेंट भी बढ़िया किया गया और एग्रोकेमिकल्स अच्छे और नई वैरायटी को यूज किया गया, लेकिन थोड़ा उतना सक्सेस नहीं हुआ, ये उतना ये सफल नहीं रहा था, ठीक है, नॉट फुल्ली सक्सेस, नॉट फुल्ली सक्सेस, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस हिसाब से ये काम नहीं किया उतना बढ़िया, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये था कि केमिकल का सहारा लिया जा रहा था, ये सबसे बड़ा नुकसानदायक है। एक तरफ तो आप फायदा दे रहे हैं, प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण भी तो करा रहे हैं। मिट्टी का प्रदूषण होता है कि नहीं होता, अगर मिट्टी में केमिकल्स मिला दिया जाएगा तो सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और सॉइल, वही मिट्टी जब बह करके कहां जाएगी, तालाब में, नदियों में जाएगी, तो केमिकल्स कहां जाते हैं, वहां फिशेस को नुकसान होता है, प्लांट को नुकसान होता है ना, वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक। तो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि रीजन क्या है इसका, केमिकल्स यूज किए गए, ठीक है, केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर थी,
केमिकल्स यूज्ड किया गया था, जैसे इंसेक्टिसाइड यूज किए गए थे और केमिकल फर्टिलाइजर, और ये क्या करते हैं, ये सब पॉल्यूशन कराते हैं, ठीक है, जिनसे पॉल्यूशन होता है। तो ये इनका ड्रॉबैक था। एग्रोकेमिकल, अगर कहा जाए कि ये खेती इसमें, क्योंकि पहले के समय कृषि किस पर आधारित थी, एग्रोकेमिकल्स पर, ठीक है, केमिकल्स यूज किए गए, मतलब ये एग्रोकेमिकल बेस्ड था, एग्रोकेमिकल बेस्ड खेती की जाती थी, ठीक। दूसरा रीजन था सक्सेस पूरा ना मिलने का कि जो केमिकल्स होते हैं बड़े महंगे भी आते हैं, हर फार्मर की कैपेसिटी नहीं होती है कि इनको लेकर के इतनी महंगी महंगी दवाएं आती हैं, जहां छोटा छोटा आएगा स्प्रे करने के लिए, पता लगा जितने का आप पैदावार नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा उसमें मटेरियल लग जाता है। खेती में आज के समय अगर खेती बहुत ज्यादा है तो फायदा, अदरवाइज नुकसान ही होता, जानते ही हैं, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स थे वो क्या थे, केमिकल्स एक्सपेंसिव थे, एक्सपेंसिव ज्यादा थे, ठीक है, नॉट अफोर्डेबल बाई ऑल फार्मर्स, सभी के अफोर्ड में ये थे नहीं। उस समय की बात तो आज के समय सबके पास पैसा है, आज के समय अफोर्ड कर ले जाएंगे, लेकिन उस समय लोगों का पैसा भी तो नहीं था, ठीक है, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे लोग। ये इसका, आप इसको देखिए, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका मन कहेगा तो पढ़ लीजिएगा, मैंने जितना लिखा दिया सब इसमें इंक्लूड हो गया आपके, ठीक, जरूरत पड़ेगी तो आप पढ़ सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्या निकाला गया, अब सॉल्यूशन ये निकाला गया कि देखिए हम केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, इसका नुकसान है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया, किसके लिए, क्रॉप में इंप्रूवमेंट कराने के लिए, फसल में सुधार करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बेस्ट ऑप्शन समझा गया कि उससे हम सुधार कर सकते हैं। लिखा है यूज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज द पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर प्रदूषण से बचाना है आपको, या आपको ये सब नहीं खरीदना है एक्सपेंसिव वाली चीजें, तो क्या कर सकते हैं, प्लांट को ही मॉडिफाइड कर दीजिए ऐसा, ताकि वो सब की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। जैसे बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल जो बनाया गया है, उसमें इंसेक्ट उसको ये खाता नहीं है, खा नहीं पाएगा, उसमें आपको इंसेक्टिसाइड नहीं छिड़कना है, बीटी ब्रिंजल वगैरह में, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो समझ लीजिए, और कुछ चीज छूटी तो नहीं है, और कोई चीज नहीं छूटी है। हाँ, एक चीज कहाँ गया, अच्छा वो है, देखिए जेनेटिकली जीएमओ, पहले समझिए जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जिसने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है वो इसको 1% समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने बहुत अच्छे तरीके से पिछला चैप्टर पढ़ा। मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनका जीन मॉडिफाइड किया जा चुका है अब तक, उनको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, हमने बैक्टीरिया का जीन मॉडिफाइड कर लिया है, कुछ बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड बना दिया है, जैसे अभी आपको सुबह बताया था, ठीक है। हमने क्या है, फंजाई, कुछ फंजाई के जीन को मॉडिफाइड किया है अपने फायदे के लिए, और क्या है, प्लांट के जीन को मॉडिफाइड किया, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल पढ़ेंगे आप इसमें, ठीक है। और हमने क्या किया हुआ है, हमने एनिमल्स के जीन को मॉडिफाइड किया है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक। ह्यूमन के जीन को नहीं मॉडिफाइड किया है, तो ह्यूमन में जरूरत भी नहीं है ऐसा कुछ। तो इतनी चीजों के जीन को मॉडिफाइड किया गया है, इन सभी को मिला करके क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जीएम प्लांट क्या होता है, अगर आप जीएम प्लांट, तो जीएम प्लांट क्या है, ऐसे प्लांट जिनका जीन मॉडिफाइड किया जा चुका है उनको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ये एक प्रकार का जीएमओ है, क्योंकि जीएमओ में तो सारी चीजें आती हैं, उसमें से अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट ये है। तो जीएम प्लांट एक टाइप के क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इनके जीन को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से चेंज कर दिया गया है ताकि हमको कोई अच्छा खासा प्रोडक्ट मिल सके। अब क्या जरूरत है, किसी प्लांट के जीन को चेंज करने की जरूरत क्या, क्यों जीन चेंज करते हैं, ठीक है, या क्या फायदा है।
जैसे कोई काम किया जाता है तो अगर उसका कुछ फायदा होता है तभी तो वो काम करते हैं, और आपको पता लग जाए उसमें कोई नुकसान है तो नहीं करेंगे ना। तो अगर कहा जाए कि जीएम प्लांट का फायदा क्या है, तो वही आंसर होगा जो बताने जा रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उससे कुछ फायदा मिलता है। तो क्यों बनाए जाते हैं, उनका भी आंसर वही रहेगा। फायदा क्या है, उनका भी आंसर वही है। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, सबका आंसर ये है। तो जीएम प्लांट का एम क्या है बनाने का, इनका एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है, और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सबका आंसर यही है। क्यों हम बनाते हैं, या रीजन क्यों बनाते हैं, रीजन फॉर जीएम प्लांट प्रोडक्शन, क्यों बनाया जाता है। तो पहला रीजन जो लिखा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, हम पहला काम तो ये कर सकते हैं कि कुछ प्लांट को ऐसा बनाया गया है जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस हो। जैसे जानते हैं कोई प्लांट जो जंगल में ग्रो करता है, फॉरेस्ट में, वो वहां ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वो सूखे को सहन कर सकता है। आप पानी डालने तो नहीं जा रहे हैं वहां पर ना, बार बार बारिश का ही आएगा, सूखे को सहन कर रहा हूं। जो रेगिस्तान में पौधा है वो क्या है, सूखे को सहन कर रहा है। जो पौधा कुछ होते हैं जो साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, सॉल्ट, जैसे ओशियन में जो मिलेंगे, ओशियन में नमक होता ही है, ठीक है। कुछ प्लांट साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, वो सॉल्ट को सहन कर रहे हैं। कुछ ऐसे जगह ग्रो करते हैं मिट्टी में जहां पीएच ज्यादा होता है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो लो पीएच पर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ प्लांट क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो आपके पास मान लीजिए प्लांट है, ये इसको आप बनाना, ये प्लांट बहुत बढ़िया है, इससे बड़ा अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, अच्छे इससे फ्रूट मिलते हैं। अगर ये पल्स वाला प्लांट है तो बढ़िया क्वालिटी की दाल मिलती है। आप चाहते हैं इसमें एक ऐसी खासियत विकसित कर दें कि ये एनवायरमेंट को भी सहन कर ले जाए, ताकि ये एनवायरमेंट जब बिगड़े तो इसको कोई फर्क ना आवे। तो क्या करेंगे, आप उस प्लांट की जीन को लेके आएंगे। कौन सी जीन, जो ऐसे प्लांट जो ड्रॉट को या सॉल्ट को या पीएच को सहन कर रहे हैं, उन प्लांट से वो वाली जीन निकालेंगे जिसकी वजह से ऐसा उनके अंदर ही वो सारी चीजें हो रही हैं, सहन शक्ति आई है। उस जीन को निकाल करके इस प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देंगे, और ये प्लांट भी क्या हो जाएगा, वैसा ही बन जाएगा। तो इसमें डबल फायदा हुआ, प्रोडक्शन भी हो रहा है और एनवायरमेंट को भी सहन कर रहा है। तो कम फायदे में, कम लागत में, पानी आपको ज्यादा वाटर नहीं डालना है, ठीक है, और आपका एनवायरमेंट से रेजिस्टेंस रहेगा, तो कोई समस्या भी नहीं आएगी ऐसी। तो पहला मकसद क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, एम क्या है, टू मेड बनाना प्लांट्स, ऐसे प्लांट बनाना जो रेजिस्टेंट हो, जो क्या है, सहन कर सकें। क्या सहन कर सकें, ए बायोटिक स्ट्रेस। ए बायोटिक स्ट्रेस का मतलब जानते हैं, स्ट्रेस का मतलब होता है टेंशन, और ए बायोटिक का मतलब ऐसी टेंशन जो, ए बायोटिक्स का मतलब निर्जीव। एक होता है बायोटिक स्ट्रेस। तो बायोटिक स्ट्रेस जो होती है वो सजीव, जैसे मान लीजिए कोई भी एनिमल है किसी प्लांट को खा ले रहा है, कोई एनिमल है जैसे गोट है किसी प्लांट को खा ले रही है, तो क्या उसके अंदर उस प्लांट में बायोटिक स्ट्रेस है। ये बायोटिक होता है निर्जीव चीजों के लिए, एनवायरमेंट के लिए स्ट्रेस होना, एनवायरमेंट के अगेंस्ट में स्ट्रेस होना, ठीक है। तो उसको रेजिस्टेंस बनाना किसके खिलाफ में, ये बायोटिक स्ट्रेस के खिलाफ में रेजिस्टेंस बनाना, ठीक है। जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट बना दिया, सूखे से सहन है, ठीक है। सॉल्ट रेजिस्टेंट बना दिया, ठीक है। पीएच रेजिस्टेंस बना दिया, टेम्परेचर रेजिस्टेंट बना दिया। रेगिस्तान का, डिजर्ट का पौधा लाकर के उसकी जीन निकाल करके, क्योंकि वो टेम्परेचर को सहन कर सकता है, डिजर्ट वाला हाई टेम्परेचर को भी सहन करता ना, उसमें से वो वाली जीन निकालेंगे जो टेम्परेचर को सहन करवा रही है, प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देंगे यहाँ के प्लांट में, ठीक। लेकिन सभी में सफल नहीं हो पाता। अगर सभी में सफल हो जाता है ये प्रयोग तो आज सबके सब डॉट एनवायरमेंट रेजिस्टेंट होते, जिसमें हो जाता है उसमें है। पहला रीजन समझ में आया क्यों बनाते हैं। दूसरा रीजन समझिए, यहां कोल्ड भी लिखा है। कोल्ड, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो जरा सा ठंडक बढ़ जाती है तो खत्म कहानी हो जाती है उनकी, ठीक है। और दूसरा इसका रीजन क्या है, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट
लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लांट के जीन को चेंज करते हैं। ये क्या होता है जानते हैं? बताएंगे कोई? पोस्ट का मतलब बाद में, हार्वेस्ट का मतलब फसल काटने के बाद में फसल का कुछ नुकसान होता है। आपने कोई, जैसे टोमेटो है, इसमें समझिए टोमेटो है, ठीक है। जो टोमेटो होता है, एक चीज छूट गई है, सेकंड पॉइंट छूट गया, बताऊंगा। जो टोमेटो होता है, तो टोमेटो जब जैसे टोमेटो की फसल हुई, बहुत इफरार टोमेटो हो गए, मार्केट में इतने आ गए कि 10 रुपया किलो इस समय चल भी रहा है, सस्ता वाला, ठीक है। तो जब ज्यादा हो जाता है, तो जब उसको मंडियों में भेजा जाता है या कुछ दूसरी जगह भेजा जाता है, ठीक है, सप्लाई कर दी जाती है, तो उस दौरान ट्रांसपोर्ट में ही उसके खत्म हो जाता है, वो पके ज्यादा पक जाते हैं। मार्केट में देखते होंगे कुछ टमाटर एकदम बहुत क्या पके हुए रहते हैं, तो उनकी कीमत भी तो कम हो जाती है, लोग खरीदना कम पसंद करते हैं। तो हार्वेस्टिंग के बाद में, फसल काटने के बाद में उस फसल का नुकसान कम हो, इसका एग्जाम्पल ये समझाया गया, जैसे टोमेटो है, टोमेटो को जब क्या है उसकी फसल काटते हैं, टोमेटो अगर ज्यादा पका रहता है तो जो ट्रांसपोर्ट जब करते हैं तो ट्रांसपोर्ट के दौरान और पक जाता है, मार्केट में जब पहुंचता है तो उसका फलूदा बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा टोमेटो बना दीजिए कि वो पेड़ से तोड़ने के बाद भी काफी लंबे समय तक वो क्या है, वैसा अनराइप बना रहे, पके ना ज्यादा, टाइट बना रहे टोमेटो, मार्केट में पहुंचे तब तक वो टाइट बना रहे, ट्रांसपोर्ट के दौरान उसका कुछ ना बिगड़े। तो बनाया गया है इससे, ठीक है। कैसे बनाया गया है वो उसको यही समझ लेंगे। अब इसको समझाता हूं, एक एक करके सबको समझाना है, ठीक है। तीसरा इसमें लिख लीजिएगा, फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया गया है। एक टोमेटो बनाया गया है जो उसका नाम क्या है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। उस टोमेटो में क्या है, वो टोमेटो की क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो जल्दी पकता नहीं है, मतलब वो लूज नहीं होता है, टाइट बना रहता है टोमेटो तोड़ने के बाद भी, ठीक है। थर्ड जो है, टू रिड्यूस रिलायंस ऑन द बैक्टीरिया, लिखा है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, टू रिड्यूस ये रिलायंस मोबाइल वाला रिलायंस नहीं है, केमिकल पेस्टिसाइड। रिलायंस का मतलब है डिपेंडेंस, निर्भरता, डिपेंडेंस। प्लांट को ऐसा बना दीजिए कि प्लांट केमिकल पेस्टिसाइड पर निर्भर ना रहे, हमको जो है दवा ना छिड़कना पड़े उस पर। पेस्टिसाइड का मतलब होता है पेस्ट को मारने वाली दवाएं, चूंकि वो केमिकल होती हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड। अगर आप बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया छिड़क रहे हैं, वैसे बैक्टीरिया कभी स्प्रे किया जाता है, वो बायो पेस्टिसाइड होता है। तो केमिकल का सहारा लेना ना लेना। रिड्यूस द रिलायंस का मतलब डिपेंडेंस, केमिकल पेस्टिसाइड पर डिपेंडेंस को घटा देना, रिड्यूस कर देना। तो किससे हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी से। ऐसे प्लांट बना दिए जाते हैं जिसमें क्या है, वो प्लांट पेस्टिसाइड पर निर्भर नहीं रहते, आपको पेस्टिसाइड छिड़कना ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बीटी कॉटन बनाया गया है, आगे पढ़ेंगे। बीटी ब्रिंजल बनाया गया है, बीटी टोमेटो बनाया गया है, पोटैटो बनाया गया, ठीक है, ये सब बनाए गए हैं। और क्या बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है, और देखिए, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज बाय प्लांट। अगला है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज बाय प्लांट। एक चीज देख लीजिए, जितना हम बोलते हैं वो सारी चीजों को एक बार घर जाके आप पढ़ेंगे तो हमने जो बोला वह अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, क्योंकि आपके पास मैटर तो ये, कुछ लोग तो इसको लिखते भी नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं है, आपके पास बुक ही तो रह जाती है फिर सामने। हमने जो बोला वो तो माइंड से बात हो जाएगा ना कुछ समय बाद। तो आप भर जा करके मैंने जो लाइन बोली उसको आप नोट कर लीजिए, समझ लिया करिए कि इसको मैंने कैसे समझाया था इसको, ठीक है, समझ में आ रहा, क्योंकि पर डे तो अपलोड होगा नहीं कि आप उसको रिवर्स करके देख लेंगे,
ठीक, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। मिनरल यूज बाय प्लांट, जो प्लांट होते हैं जब उनको हम प्लांट सॉइल में मिनरल्स होते हैं ना, मिट्टी में क्या होते हैं मिनरल्स, सबको पता है। अलग से खाद भी मिलाई जाती है, फर्टिलाइजर मिलाए जाते हैं, ताकि सॉइल में मिनरल्स कम हो रहे हैं तो बाहर से मिला दीजिए। तो प्लांट क्या करता है? मिनरल्स को सक करता है मिट्टी से, ठीक है, बाइट। और तो सक करता है तो समस्या ये आती है कि हमको बार बार फर्टिलाइजर मिलाना पड़ता है। देखते हैं खेती में ऐसा होता है कि बार बार खाद छिड़कनी पड़ती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने एक फसल बोया, प्लांट ने मिनरल्स को यूज किया, मिट्टी में मिनरल्स कम हो गए, दोबारा फसल बोनी है, फिर से जो है क्या है, आप फर्टिलाइजर मिलाना पड़ेगा आपको। ऐसा बना दीजिए कि जो है कम फर्टिलाइजर मिलाने पे काम चल जाए, लागत कम लगे, फायदा ज्यादा हो। हमको फर्टिलाइजर कम से कम मिलाना पड़े, क्योंकि फर्टिलाइजर केमिकल ही तो होते हैं और केमिकल नुकसान करते हैं। आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो आप बायो फर्टिलाइजर मिलाएंगे, नुकसान तो नहीं करता है लेकिन बड़ा महंगा आता है, ठीक है। जैसे कहते हैं मार्केट में जाइए, शॉप पर डाया का खाद लेनी है, ठीक है, आती है ना, एक होती है ऑर्गेनिक खाद, उनके पास पैकेट में आती है, बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद है ये, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वाली बड़ी महंगी पड़ती है, छोटे पैकेट में आती है बड़ी महंगी पड़ती है, उसको तो आपकी बस की बात नहीं है। तो प्लांट को ऐसा बना दीजिए कि वो क्या है, सॉइल से मिनरल्स के यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ा ले, ठीक है, सॉइल से मिनरल्स को यूज कर सके, क्योंकि जितना ज्यादा मिनरल्स वो यूज करेगा वो क्या होगा, पैदावार उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये प्रिवेंट कराएगा अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। प्लांट को ऐसा बना दो, जैसे एक होता है कि मान लीजिए कुछ लोग हैं वो खूब खाना खा रहे हैं, जम के खा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, उनके शरीर में लग ही नहीं रहा है। और एक क्या है, कम खाए बढ़िया बॉडी। कुछ लोग हैं खूब पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, क्या कम पढ़ो ज्यादा समझो उस चीज को। तो ऐसे ही बनाना प्लांट को कि कम मिनरल्स ले और बढ़िया ग्रोथ करे, थोड़ा ही मिनरल लेकर के क्या है, बढ़िया ग्रोथ करे, ठीक है। जितना ले उसका यूटिलाइज कर ले। जैसे मान लीजिए प्लांट ने मिनरल्स को खींचा मिट्टी से, तो उसका प्रॉपर अगर वो यूज नहीं कर पा रहा है तो बेकार है कि नहीं है। हमने आपको इतना समझा दिया, अब आपके दिमाग में घुसा नहीं कुछ, तो क्या मतलब है मेरे समझाने का, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कम समझाएं और आप ज्यादा समझें तो अच्छा है ना। हम कम समझाएं और आप ज्यादा समझें, थोड़े से को ज्यादा अगर समझा जाता है तो ज्यादा अच्छी चीज होती है। तो प्लांट को ऐसा बना दीजिए कि प्लांट मिट्टी से न्यूट्रिएंट कम खींचे लेकिन उसका प्रयोग बढ़िया से कर सके, वो जितना खींचे सब प्रयोग कर ले जाए। इफिशियंसी बढ़ाना, समझिए, इंक्रीज करना। इफिशियंसी का मतलब क्षमता, और किसकी क्षमता, मिनरल का यूज करने की क्षमता प्लांट के द्वारा, क्योंकि प्लांट जितना मिनरल्स खींचते हैं मिट्टी से सब प्रयोग नहीं कर पाते हैं, सबको यूज नहीं कर पाते हैं उतने अच्छी तरीके जितना वो खींच लेते हैं। इसीलिए मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है, हमको बार बार फर्टिलाइजर मिलाना पड़ता है। तो अगर प्लांट को ऐसा बना दिया जाए कि थोड़ा सा मिनरल खींचे और जितना खींचे उसको बढ़िया से प्रयोग कर ले जाए, तो मिट्टी में मिनरल्स की कमी नहीं पड़ेगी जल्दी, फर्टिलिटी सॉइल की घटेगी नहीं, भूमि जो है उपजाऊ बनी रहेगी। हमको फर्टिलाइजर ज्यादा मिलाना नहीं पड़े, क्योंकि वो प्लांट ऐसा बना दिया गया है जो कम न्यूट्रिएंट में भी है बढ़िया ग्रोथ कर ले जा रहा है। समझ रहे हैं ना? एफिशिएंसी बढ़ गई है मिनरल को यूज करने की। जितना मिनरल दीजिए सब यूज कर ले जाए तब तो बढ़िया रहता है, प्लांट सब यूज नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे जिनको ट्रांसफर कर दीजिए कि मिनरल यूज करने की क्षमता को बढ़ जाए, जिससे क्या होगा, अर्ली एग्जॉस्शन, जल्दी ही एग्जॉस्ट नहीं होने पाएगा, कम नहीं होने पाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी एग्जॉस्ट नहीं हो पाएगी, घटेगी नहीं अर्ली। भाई घटेगी तो लास्ट में जाकर के है ही, लेकिन पहले नहीं घट पाएगी शुरुआती दौर में। समझ में आ रहा है? और एक और एप्लीकेशन है, वो है
एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। पांचवा है ये, चौथा 5 नंबर है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने कुछ प्लांट ऐसे बनाए हैं जो क्या हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हैं, अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी अच्छी है, ठीक है। जैसे गेहूं खाइए, चावल खाइए, उतना आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, जानते ही हैं, नहीं मिलेंगे। आप फ्रूट खाएंगे, आपको बढ़िया न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ठीक है। ड्राई फ्रूट खाएंगे, बढ़िया है। ये नॉर्मल में कहाँ मिलता न्यूट्रिएंट? तो प्लांट को ऐसा बना दीजिए कि उसमें न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ जाए, उसमें अच्छे से न्यूट्रिएंट आ जाए। इसका उदाहरण जो समझाया है वो है गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में सुनहरा चावल, गोल्डन राइस बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। ये इसमें फायदा क्या क्यों बनाया गया? ये विटामिन ए बहुत ज्यादा इसमें मिलता है। राइस में कहीं विटामिन ए आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें विटामिन ए कंटेंट ज्यादा मिलता है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, ठीक है। इस राइस में एक फायदा यह है कि इसमें विटामिन ए मौजूद रहता है, समझ। तो हमको इसमें देखिए एक्सप्लेन क्या करना है। पहला वाला क्रॉप टॉलरेंट ये नहीं करना है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बताना सेकंड नंबर, और इसके बाद में लॉस नहीं बताना है, इसको यही समझ लीजिए। उसके बाद में जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट एक पॉइंट था उसको भी समझेंगे, ठीक। कैसे गोल्डन राइस बनाया गया? गोल्डन राइस, ठीक है। राइस में कभी भी क्या नहीं होता है, विटामिन ए नहीं देखने को। अच्छा, प्लांट में विटामिन ए होता ही नहीं है, यही पता होना चाहिए। विटामिन ए किसी प्लांट में नहीं है। गाजर में विटामिन ए नहीं होता है, विटामिन ए बॉडी बनाती है। उसमें क्या है, बीटा कैरोटीन होता है। कैरेट में बीटा कैरोटीन एक केमिकल है, वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी विटामिन ए बनाती है। बस खाली कह ही देते हैं कि विटामिन ए का सोर्स है, वो सोर्स है, स्रोत है, उसमें होता नहीं है, उससे बनता है। तो ऐसे ही गोल्डन राइस में भी विटामिन ए नहीं है, ये विटामिन ए का सोर्स है। तो राइस में विटामिन ए नहीं बनता कभी, नॉर्मल राइस में विटामिन ए की कोई ऐसा सोर्स नहीं है। तो राइस को कैसे बनाया गया? देखिए, राइस प्लांट है, उस राइस प्लांट में क्या किया गया? इसमें हमने जो नॉर्मल राइस का प्लांट होता है, नॉर्मल राइस में हमने क्या किया? हमने जीन इंट्रोड्यूस कराया, जीन इंट्रोड्यूस कराई। कौन सी वाली जीन? बीटा कैरोटीन जीन, बीटा कैरोटीन जीन। ये बीटा कैरोटीन जीन क्या करती है? बीटा कैरोटीनॉइड बनाती है, जिससे विटामिन ए बनता है। विटामिन ए का प्रिकर्सर क्या है? बीटा कैरोटीनॉइड, ठीक। तो बीटा कैरोटीन जीन को ट्रांसफर किया गया नॉर्मल राइस में, और इससे क्या होगा? राइस में विटामिन ए, राइस क्या हो जाएगा? विटामिन ए रिच हो जाएगा, मतलब उसमें विटामिन ए का कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। कहां से जीन को लाए थे? कि बीटा कैरोटीन जीन कहां मिलती है? हमको पता है, या तो कैरेट में मिलती है, ये कैरेट विटामिन ए का सोर्स है, और एक प्लांट डैफोडिल होता है। एक्चुअली में गोल्डन राइस कैसे बनाया गया था? कौन सी जीन लाए थे? बीटा कैरोटीन जीन। कहां से? डैफोडिल प्लांट से निकाली गई थी, डैफोडिल, ठीक है। डैफोडिल पढ़े है ना? नहीं पढ़ा है कोई? अरे छोटी क्लास में डैफोडिल प्लांट, आपके नर्सरी क्लास की बुक आज के समय की खोल लीजिए, उसमें डैफोडिल प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है। तो डैफोडिल प्लांट से बीटा कैरोटीन जीन को ट्रांसफर कराया गया राइस में, तो राइस विटामिन ए रिच हो जाएगा। फायदा क्या मिला इसका? क्यों राइस में ही हमने विटामिन ए की जीन को ट्रांसफर कराया, और सबके अंदर क्यों नहीं कराया? क्योंकि देखिए, ध्यान सुनिए, जो आपके पास डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, ये राइस वाला फायदा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। यहां पर पैसा सबके पास बहुत ज्यादा नहीं है, जो गरीब किस्म के लोग हैं, पुअर हैं, ठीक है, वो क्या खाते हैं? उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो है फ्रूट खा सकें, ड्राई फ्रूट। तो वो क्या है? वही चावल और गेहूं पर निर्भर है,
पोटैटो वही सब तो खाते हैं ना, गेहूं चावल ही तो खाएंगे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा है कि और उनको रतौंधी की समस्या हो जाती है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या आ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए राइस में जीन को ट्रांसफर कर दिया कि राइस तो सब लोग खाते हैं, सबके बस में भी है, सब खरीद सकते हैं उसको, तो राइस में ट्रांसफर कर दिया गया। तो उन लोगों में क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो पुअर लोग हैं, जो गरीब किस्म के लोग हैं, पुअर पीपल्स हैं, ठीक है, उनमें नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होने पाती है, ठीक है, उसकी समस्या को हटा दिया, वो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है वहां से, ठीक। इसीलिए और किसी प्लांट में यूज नहीं किया गया था, उसी में किया गया था। अब एक टॉपिक इसी के बाद दिया हुआ है, एक चीज समझिए, लिखा है इन एडिशन टू द यूज जीएम प्लांट हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट। एक चीज समझ लीजिए, और टू सप्लाई द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है। या जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो हम जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उससे हम कोई बढ़िया जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने प्लांट में ट्रांसफर किया, ठीक है, तो प्लांट में टेलर मेड प्लांट को, अगर कहा जाए कि टेलर मेड प्लांट, एक वर्ड लिखा उसको समझ लीजिए, टेलर, TAILOR, टेलर मेड। पहले मैं लिख दे रहा हूं कि जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक की मदद से हम टेलर मेड प्लांट बना सकते हैं, टेलर मेड प्लांट्स। और टेलर मेड प्लांट्स वही क्या हैं, जीएम प्लांट जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, टेलर मेड प्लांट, उन्हीं का दूसरा नाम है। अब टेलर मेड क्या है, जैसे आप मार्केट से जाते हैं कपड़ा शर्ट लेने, तो आपकी फिटिंग नहीं आती है, ठीक है, बाल लंबी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, फिर इसको फिटिंग, और एक टेलर बना के देता है वो आपकी हर चीज फिटिंग बना के देगा। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो हमने प्लांट बना रखे हैं वो क्या है, वो हमारी इच्छा से बन रहे हैं ना, जैसा हम चाह रहे हैं, जो टाइप का उनको बनाना चाह रहे हैं, अगर ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाना चाह रहे हैं तो बना देते हैं, ठीक है। उनमें हम जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें वैसी वाले जीन ट्रांसफर कर देंगे, जैसा आप इसको बनाना चाहेंगे वैसा वो बन जाएगा। जैसे टेलर जैसा कपड़ा काटेगा, जैसी वो फिटिंग देना चाहेगा वैसी वो फिटिंग दे देगा। तो जैसे देखने में लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी से प्लांट बनाए जाते हैं, ऐसे लगता है किसी टेलर ने प्लांट को बनाया है, टेलर मेड प्लांट, समझ में आ रहा है ना। टेलर मेड प्लांट क्या है, एकदम फिटिंग वाले प्लांट, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हमने प्लांट बना रखे हैं, ठीक, समझ में आ रहा है इसका। हाँ, कुछ कह रहे हैं कोई, उसके आगे मैं समझा दे रहा हूं, टू सप्लाई द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू द इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल। मतलब जैसे जब टेलर मेड प्लांट आप बना लेंगे, ठीक है, तो इंडस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल, कोई भी चीज बनानी है आपको, कोई भी चीज, जैसे फूड की इंडस्ट्री, मार्केट दुकानों पर जितना सामान आता है, ये फूड इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट खाने पीने का बना रहे हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल कहां से जाता है, प्लांट का ही तो प्रोडक्ट होता है ना, जितने प्लांट के प्रोडक्ट है वही तो यूज किए जाते हैं उसमें, ठीक है। ये आपने अगर टेलर मेड प्लांट बना ली तो एक अल्टरनेट है ना, एक विकल्प है आपके पास, ये इंडस्ट्री में आपके पास ये भी एक विकल्प है कि टेलर मेड प्लांट के द्वारा जो भी चीज बनाई जाती हैं, उनको जब उनके द्वारा जब इंडस्ट्री में, इनके प्रोडक्ट को जब इंडस्ट्री में हम भेजेंगे तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, हम इनको इंडस्ट्री में भेज सकते हैं। फिर से पढ़ लीजिए, लिखा है इट इज द टू सप्लाई द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल भेजा जाता है, जो रिसोर्सेज भेजे जाते हैं, उसमें नॉर्मल को तो भेजते हैं, साथ में इनको भेजेंगे तो अल्टरनेट वाले हैं, ठीक है, विकल्प है, इन द फॉर्म ऑफ किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। अगर आपको बनाना है पोटैटो चिप्स तो क्या क्या करेंगे, उसमें पोटैटो भेजेंगे ना, उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। स्टार्च का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इनसे स्टार्च का जो भी चीजें बनाएंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, वहां इंडस्ट्री में भेज सकते हैं, स्टार्च के रूप में, फ्यूल के रूप में, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल का मतलब मेडिसिन के रूप में, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं आर्टिफिशियल नहीं कहेंगे, आर्टिफिशियली मॉडिफाइड कहेंगे। आर्टिफिशियल मेड तो हो गया कि पूरी तरीके से प्लांट को हमने कृत्रिम रूप से बना लिया है, प्रकृति का कोई रोल नहीं है, ये आर्टिफिशियली मॉडिफाइड है, खाली बनाया तो प्रकृति ने इसको, समझ में आया। इसके बाद एक टिश्यू कल्चर समझ लीजिए जो नई वाली बुक में किया है, ठीक है, और उसको पुरानी वाली बुकों में कहा किया गया है, उसको आपको किया उसने चैप्टर नंबर 1 में जो हटा दिया गया है, ठीक है। नए वाले में आपको इसी चैप्टर में जोड़ दिया गया है। एक टेक्निक है टिश्यू कल्चर। इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है हम टिश्यू कल्चर को इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी में जो भी आप काम करते हैं उसमें ये टेक्निक यूज की जाती है। समझिए जैसे मान लीजिए राइस है, राइस के प्लांट में विटामिन ए को भेजना है, आपके पास विटामिन ए बनाने वाली जीन है, उस जीन को आप कहां भेजना चाहते हैं, राइस के प्लांट में। राइस को बनाना चाहते हैं गोल्डन राइस, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाया जाएगा? मैंने पिछले वाले बताया था, पिछले वाले चैप्टर में। हाँ बताइए। अरे ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम को चिपका देंगे यहां ले जाकर के, क्या आपने ठीक है जीन लिया आपने, बढ़िया आपकी विटामिन ए बनाने वाली जीन बीटा कैरोटीन बनाएगी, आपने प्लाज्मिड लिया, जोड़ दिया एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड, ये बन गया रिकॉम्बिनेट। इसको ले जा करके प्लाज्मिड को कहां लगाएंगे, यहाँ इसमें कहां लगाएंगे, राइस में। बताइए राइस में ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, कहां ट्रांसफर करेंगे, बताया था पिछली बार, बताइए कहां ट्रांसफर किया जाएगा राइस में, इसका सहारा लिया जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज हम किसी भी, ध्यान सुनिएगा, हम किसी भी जीन को अगर हम बैक्टीरिया में भेजते हैं, कहां पर, प्लाज्मिड में जोड़ करके बैक्टीरिया में भेजते हैं, तो टिश्यू कल्चर नहीं यूज होता है, क्योंकि बैक्टीरिया की क्षमता है कि वो मल्टीप्लाई खुद कर सकता है, ये खुद मल्टीप्लाई करेगा। इसको खाना पीना दे दीजिए, रिएक्टर में इसको ले जाकर भर दीजिए, मीडियम मल्टीप्लाई करेगा, खाना खाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन किसी प्लांट सेल को बाहर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कराया जा सकता है कि आपने कोई प्लांट या आप प्लांट में जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको कहां करेंगे, वो तरीका मैं बता रहा हूं, वो टिश्यू कल्चर से करते हैं, समझ में आया। बायोटेक्नोलॉजी का सहारा तो लिया जाएगा जो अभी तक आपने पढ़ा, लेकिन इसका भी सहारा लिया जाएगा, वो क्या है देखिए। और एक चीज और समझिए, टिश्यू कल्चर भी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में तो है नहीं है। बायोलॉजी में कोई भी टेक्निक अपनाना, टिश्यू कल्चर क्या है, बायोलॉजी की एक मतलब एक टेक्निक है जो बायोलॉजी में यूज की जाती है। तो बायोलॉजी में जब हमने टेक्निक बोल दिया वर्ड, तो बायोटेक्नोलॉजी आ गया सीधे। बायोलॉजी में कोई भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं सब बायोटेक्नोलॉजी में है। आपने यहां तक कि टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा ना, क्या टेस्ट ट्यूब बेबी में कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं कि वो प्रोटीन वगैरह नहीं बना रहे हैं ना, एक टेक्निक है जो बायोलॉजी में है, तो बायोटेक्नोलॉजी में आता है, वो भी समझ में आया। तो ये बायोलॉजी की एक टेक्निक है, कैसे करते हैं देखिए। जैसे मान लीजिए ये राइस का प्लांट था, इसमें आप ये जीन को भेजना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस जीन को प्लाज्मिड में जोड़िए। पहले क्या करेंगे, प्लाज्मिड में, किस प्लाज्मिड में जोड़ेंगे, एग्रोबैक्टीरियम TI प्लाज्मिड, बताया था आपको। जीन को आपने जोड़ लिया, इसके बाद राइस से आप एक सेल निकालेंगे, आप समझ लीजिए, राइस के प्लांट से एक सेल निकालेंगे, इसके बाद इस प्लाज्मिड को इस सेल में ट्रांसफर कराएंगे। कैसे कराएंगे, जीन गन से भी भेज सकते हैं, नॉर्मली भी भेज सकते हैं, दो तरीके हैं, ठीक है। जब ये जीन प्लाज्मिड यहां पहुंच गया, अब क्या होगा, अब इसी एक सेल्स को अगर आप मल्टीप्लाई करा ले जाइए तो आप प्लांट बना सकते हैं ना। जानते हैं एक सेल से प्लांट बन जाएगा कि नहीं बनेगा, एक सेल को मल्टीप्लाई करा करके आप प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि हर प्लांट एक ही सेल से बनता है,
ठीक है, वही टिश्यू कल्चर है। ठीक, अब टिश्यू कल्चर समझ लीजिए क्या है। टिश्यू कल्चर एक टेक्निक होती है। क्या है? एक ये टेक्निक है, तकनीकी है। इसमें क्या करते हैं, प्लांट से कोई भी सेल निकालते हैं या कोई टिश्यू निकालते हैं। आपके पास कोई प्लांट है, उसमें से कोई सेल निकाल या किसी भी हिस्से से निकाल लीजिए, XYZ किसी भी हिस्से से, लीफ का सेल ले लीजिए, रूट स्टेम किसी का भी सेल ले लीजिए या कोई टिश्यू निकाल लीजिए, उसको न्यूट्रिएंट में ग्रो कराइए और नया प्लांट बना ले जाइए। तो इसमें क्या करते हैं, टेक्निक है जिसमें सेल को या टिश्यू को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, प्राप्त करते हैं। कहां से? फ्रॉम प्लांट से, प्लांट से निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर्ड इन न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम, खाना पीना देंगे उस सेल को। ठीक, और वो सेल जल्दी जल्दी डिवाइड करेगी और डिवाइड करके क्या बना देगी, न्यू प्लांट बना देगी, एकदम नया प्लांट, न्यू प्लांट बन जाएगा उससे। क्योंकि प्लांट की हर सेल में नया प्लांट बनाने की क्षमता होती है। ठीक, और नया प्लांट आपके पास रेडी हो गया। तो इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। बताइए, जो नया प्लांट बनेगा ये क्लोन बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? क्लोन है, क्योंकि टिश्यू कल्चर में हम, जैसे एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े ना, पॉलन ग्रेन बना, ओवा बना ओवरी के अंदर, वो सब मियोसिस से बनते हैं। यहाँ कोई मियोसिस नहीं हो रही है, यहाँ हम एक सेल निकाला, हमने एकदम एग्जैक्ट ट्रू कॉपी वाला प्लांट बना के रख दिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े ना, 10th में दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे एनिमल्स में है बाइनरी फिजन, उसमें अमीबा वगैरह में होता है। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रू कॉपी वाले प्लांट बना दिए तो ये क्लोन्स बनेंगे। और क्योंकि इन क्लोन्स को हम क्या कहेंगे, ये क्लोन दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जो क्लोन है ये हमने कहां से निकाला है, सोमैटिक सेल से। ये क्या है, सोमा क्लोन बोलते हैं इसको, सोमा क्लोन्स। तो टिश्यू कल्चर से जो प्लांट बनते हैं उनको क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन्स। क्योंकि हम लोग क्या हैं, वी यूज जनरली, हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, सोमैटिक सेल को ही तो लेते हैं। भाई बताइए, प्लांट में जनरली आप किस सेल को निकालते हैं, लीफ की सेल निकाला, रूट को निकाला, स्टेम का नहीं, ये सब सोमैटिक सेल है ना। रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी है प्लांट में, पॉलन ग्रेन, एंथर की सेल और ओवरी की सेल, वो सब रिप्रोडक्टिव सेल है। बाकी छोड़ दीजिए उनको, जहां गैमेट बनता है उनको छोड़ देंगे, बाकी सारी सेल है सोमैटिक। तो सोमैटिक सेल के द्वारा बना हुआ क्लोन सोमा क्लोन होता है। ठीक है, इस टेक्निक को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्यों बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, बताएंगे कोई? क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है छोटा, प्रोपगेशन का मतलब होता है उगाना, खेती करना, किसी भी चीज को ग्रो कराना। ठीक है, प्रोपगेट करना। ठीक, हम एक सेल को निकाल रहे हैं जो आंख से नहीं दिखती है, माइक्रो है, उस सेल से हम नया नया प्लांट बना ले रहे हैं। उसी सेल से एकदम ट्रू कॉपी प्लांट बना के रख दिया हमने टिश्यू कल्चर से। तो टिश्यू कल्चर को और क्या कह सकते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। क्योंकि यहाँ पर प्रोपगेशन जो है, वैसे एक्चुअली में प्रोपगेशन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायकी जनन जो हिंदी में बोलते हैं। भाई प्रजनन कितने तरीके के हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल में आप पढ़ते हैं बाइनरी फिजन, दुनिया भर के लास्ट में पढ़ते हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधे में होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायकी जनन बोला जाता है ना। तो कायकी जनन में हम लोग कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, दुनिया भर की चीज पढ़ते हैं कि कटिंग लगा दिया, कटिंग लगाएंगे एग्जैक्ट टू कॉपी वाला प्लांट बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ये माइक्रो प्रोपगेशन है। इसमें भी वही चीज है, बस आप सेल को यूज कर रहे हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब किससे किया जाता है, सेल को लेकर के यूज किया जाता है। प्रोपगेशन का मतलब है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किसके द्वारा किया जा रहा है, सेल के द्वारा, टिश्यू के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए क्या है, ये माइक्रो है। तो माइक्रो का मतलब बहुत छोटे लेवल से किया जा रहा है। समझ में आ रहा है इसमें बहुत सारी चीजें। अब देखिए एक एक करके समझते जाइए।
प्लांट से जिस पार्ट को आप निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। एक वर्ड है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है? एक्स का मतलब बाहर निकालना, प्लांट का मतलब प्लांट से। प्लांट से जिस पार्ट को आप बाहर निकाल के यूज कर रहे हैं टिश्यू कल्चर में, उस पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट। ये क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में प्लांट के जिस पार्ट को आप यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। पता है क्या क्या हो सकता है इसमें? इसमें रूट, स्टेम, लीफ की कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू ले सकते हैं, ऑर्गन को भी कल्चर करा सकते हैं, वो एक टेक्निक है ऑर्गन कल्चर। एंथर को भी कल्चर कराया जा सकता है, एंथर कल्चर। ठीक है, कई चीजों को कल्चर करा सकते हैं। प्लांट के देखिए, प्लांट में दो तरीके के टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट होता है। ठीक है, एक चीज और समझिए कि प्लांट की हर सेल में क्षमता होती है नया प्लांट बनाने की। ठीक है, प्लांट की हर सेल के अंदर क्षमता है कि नया प्लांट बना सकती है, तो उस पावर को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। एवरी सेल ऑफ प्लांट, प्लांट की हर सेल में क्या है? हैव कैपेसिटी, क्षमता है, कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू प्लांट, नया प्लांट बनाने की क्षमता होती है। इसी को बोलते हैं कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ठीक है, ये टोटिपोटेंसी है, एक वर्ड यूज किया जाता है टोटिपोटेंसी। समझ में आ रहा है? तो ये आपका टोटिपोटेंसी हो गया। अब प्लांट में कौन कौन सी सेल आप यूज कर सकते हैं, कहां से ले सकते हैं? हम जानते हैं प्लांट के दो पार्ट होते हैं। प्लांट में आपके मेरिस्टेमेटिक पार्ट भी है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट भी देखने को मिलता है, और परमानेंट पार्ट भी मिलता है। ठीक है, दो पार्ट। आप किसी परमानेंट सेल को भी ले सकते हैं, जैसे पैरेन्काइमा सेल को लेके ग्रो करा लीजिए। आप मेरिस्टेमेटिक पार्ट को भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है, आपने लीफ की सेल को लिया, लीफ में कौन सी सेल मिलेगी आपको? परमानेंट वाली मिलेगी ना, परमानेंट टिश्यू। आपने टॉप रूट, स्टेम है, स्टेम की एकदम टॉप वाली सेल को लिया टिश्यू कल्चर में, तो ये मेरिस्टेमेटिक। रूट की टॉप वाली सेल को लिया, मेरिस्टेमेटिक है। स्टेम है, स्टेम के बीच में इंटरकेलरी मेरिस्टेम होता है ना, याद आ रहा है? इंटरकेलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम होता है ना, उसकी सेल को लिया, वो भी क्या है? मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक सेल को लेके जब आप टिश्यू कल्चर करते हैं तो इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक कल्चर। ये आपका वर्ड अगले पेज पर लिखा गया है, मेरिस्टेमेटिक कल्चर। क्या होता है? जब हम मेरिस्टेमेटिक सेल को यूज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक कल्चर। और परमानेंट सेल को भी आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो परमानेंट सेल को यूज करके हमने कुछ प्लांट बनाए हैं, और कुछ प्लांट क्या हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल को लेके यूज करके बनाए हैं। इसमें समझ लीजिए पूछा जाता है कि बताइए टिश्यू कल्चर से कौन कौन से प्लांट बनाए गए हैं, तो आप याद रखिए कि परमानेंट सेल को लेकर के BAT, एक BAT वर्ड है। हालांकि परमानेंट में मत लिखिएगा, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि टिश्यू कल्चर में अगर पूछा जाएगा टिश्यू कल्चर से कौन कौन से प्लांट बनाए गए हैं, तो आप नाम याद रखेंगे BAT। B का मतलब बनाना हो गया, A का एप्पल हो गया, और T का टोमेटो हो गया। ये शुरुआत के पेज में लिखा गया है कि टिश्यू कल्चर से कौन कौन से प्लांट बनाए गए हैं, BAT याद रखेंगे। टिश्यू कल्चर में मेरिस्टेमेटिक सेल को यूज करके कौन कौन से प्लांट बनाए गए हैं? भाई देखिए, अगर आप मेरिस्टेमेटिक सेल को ले रहे हैं तो वो क्या थोड़ा सा अलग, वो भी टिश्यू कल्चर ही है लेकिन हटके हो जाता थोड़ा सा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल को यहां पर लिखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक कल्चर के द्वारा कौन कौन से प्लांट बनाए गए हैं, तो नाम याद रखिए BSP। उसका क्या है? B से क्या है? बनाना। S से क्या है? शुगर केन। P से पोटैटो, शुगर केन। और P से क्या है? पोटैटो। एकदम याद हो जाएगा, टेक नोट कर लीजिएगा। बनाना, शुगर केन और पोटैटो बनाया गया है मेरिस्टेमेटिक कल्चर को यूज करके। मेरिस्टेमेटिक सेल लिया गया वहां पर। और बाकी टिश्यू कल्चर में पूछे
तो आपके पास BAT बैट है, ठीक। वो पार्टी का नाम है, ये बैट है। समझ में आ रहा है? इसमें बहुत कुछ है समझाने के लिए, अभी आगे इसको बढ़ाऊंगा। मैंने बस थोड़ा सा इसको आपको ऐसे बता दिया है ये, ठीक है। यहीं से आगे बढ़ जाएंगे, पढ़ के आएंगे इतना, और आगे जो है इसको समझ के आइएगा। घर जाके पढ़िएगा, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जैसा भी होगा।